अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ये, स्टेट्स शो कंसिडरेबल फ्लेक्सिबिलिटी इन दी प्रोसीजर। ठीक है, जहाँ वो इफेक्ट देते हैं किसको, रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ को, तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी से वो लोग अप्लाई करते हैं अपनी टेरिटरी में। तो आपको एक्सप्लेन करनी है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, स्पेशली इंडिया में। कहाँ पे, इंडिया में। ओके, तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स की हम बता देते हैं कि इंडियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में लिख देंगे इंटरनेशनल लॉ का सेंट्रल इन्फोर्समेंट तो होता नहीं है लाइक म्यूनसिपल लॉ, तो स्टेट्स के पास डिस्क्रिशन होता है, वो जैसे चाहे वैसे फ्लेक्सिबिलिटी से। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है, क्योंकि कोई सेंट्रलाइज्ड इन्फोर्समेंट तरीका ही नहीं है, इसलिए वो फ्लेक्सिबिलिटी है। स्टेट्स के पास डिस्क्रिशन है कैसे इनकॉर्पोरेट करना है आपको अपने डोमेस्टिक लीगल सिस्टम में। ओके, कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ओपनहाइम ने बोला है बहुत अच्छे से कि इंटरनेशनल लॉ जो है ना, ये बहुत अच्छे से लीव करता है स्टेट्स के पास मेथड्स ऑफ एनफोर्समेंट विद इन देयर टेरिटरी। तो यहाँ ओपनहाइम, स्टार्टिंग में ओपनहाइम को लिख देना है आपको 100%, और बाद में जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ रॉस्को पॉन्ड को लिख देना। तो इंडिया फॉलो करता है मॉडिफाइड ड्यूलिस्ट। ड्यूलिस्ट तो है ही, क्योंकि अलग से हमें लेजिस्लेशन बनाना पड़ता है, बट मॉडिफाइड इसलिए बिकॉज CIL के लिए हमें ज़रूरत नहीं है, वो ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक है, मगर ट्रीटी के लिए हमें अलग से बनाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ लिखा भी क्योंकि वेरिंग है कस्टमरी के लिए और ट्रीटी बेस्ड के लिए, दोनों के लिए। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ये ज़रूर लिख के आना है आपको, कितने, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ये 6 ज़रूर लिख के आना है आपको। 51C पता है आपको कि हमें रेस्पेक्ट लानी है, फॉस्टर करनी है रेस्पेक्ट। 43 पता है कि ये एग्जीक्यूटिव के पास पावर है एंटर करने की ट्रीटीज़। 246 आपको पता है वो लिस्ट है ना, जो लिस्ट का 14th एंट्री है, यूनियन लिस्ट की 14th एंट्री, याद रखनी है। 253 याद रखना है। 253 में क्या है, पार्लियामेंट बना देगी लॉ इवन ऑन द स्टेट सब्जेक्ट, जो हम करते हैं ना NEST, तो वो टी वाला यही है 253। और 372 तो है ही, जहाँ टॉट में भी आता है। क्यों आता है, क्योंकि जो कॉमन लॉ है ना, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, वो कंटिन्यू करेंगे जब तक वो इनकन्सिस्टेंट नहीं है, या हम उन्हें खुद ही अमेंड और एबॉलिश ना कर दें, तब तक वो चलते रहेंगे। तो ये सारे आपको लिखने हैं आर्टिकल्स इंडिया में। ठीक है, इंडिया में सबसे पहले क्या लिखा आपने इंट्रोडक्शन में कि सेंट्रलाइज नहीं है। ओपनहाइम ने बोला है कि बहुत जगह देता है इंटरनेशनल लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर आपको लिखना है इंटरनेशनल कि हम ड्यूअलिस्ट, कौन सी फिलॉसफी है, कीवर्ड मॉडिफाइड ड्यूअलिस्ट है इंडिया की। और फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के आर्टिकल है, 5 आर्टिकल है, और एंट्री 14 है 246 की। ओके, अब हम देख लेते हैं हमारे पास रूट्स कौन से, 2 रूट होते हैं। एक कस्टमरी का होगा जिसमें एक्सेप्टेड हो जाता है अगर वो कॉन्ट्ररी नहीं है, और वो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड है, कंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल है ग्रामोफोन का। ग्रामोफोन ने बोल दिया था कि ये पार्ट तो है ही अनटिल अनलेस वो इनकन्सिस्टेंट ना हो या ओवरराइड ना कर दे किसी एग्जिस्टिंग स्टैचूट से। ठीक है, 84 का है, ब्लू स्टार के साथ का है। फिर जॉली जॉर्ज याद रखना चाहिए आपको, बैंक ऑफ कोचिंग वाला। ठीक है, जॉली जॉर्ज वर्गीस कि ICCPR एनफोर्सेबल नहीं है हमारे यहाँ अनलेस वो अलग से हम इनकॉर्पोरेट करें उसे, क्योंकि ये ट्रीटी है ना, इसलिए। और मगर ये गाइड तो कर ही सकती है ना इसके प्रिंसिपल्स। ये क्यों था, क्योंकि यहाँ बोला गया था ICCPR वर्सेस CPC। ठीक है, तो हम बोलेंगे CPC की विजय होगी, ICCPR की नहीं होगी, मगर इंटरप्रेट कर सकते हैं उसकी हेल्प से। फिर PUCL ले लो, PUCL भी ICCPR है कि भाई इंटरप्रेट करेगा किस पे, प्रिवेसी पे। तो P से प्रिवेसी, P से ICCPR और P से ही PUCL, तो याद रखना ह्यूमन राइट्स वगैरह में। ठीक है, तो हमने देख लिया कस्टमरी के 3 केस देख लिया, और कस्टमरी का बता भी दिया, ग्रामोफोन, जॉली, ठीक है, GJP। ठीक है, ओके। फिर है हमारा कस्टमरी में, आप याद कर लो, मैंने अभी बनाई है ट्रिक ये कि JP में जाके आप फ़ोन करना। ठीक है, ग्रामोफोन, JP में बहुत मस्त फ़ोन रखा है एक पुराने ज़माने का, वो फ़ोन करना JP से मुझे, कस्टम से बताने के लिए JP में कैसे कस्टम चल रहे हैं। फिर इंटरनेशनल लॉ का अगर हम देखेंगे तो ट्रीटी में तो ये सेल्फ एग्जीक्यूटिंग तो नहीं होती, सीधी बात है, क्योंकि इंडिया ड्यूलिस्ट मानता है, मगर इंडिया को पार्लियामेंट का रेटिफिकेशन लेजिस्लेशन चाहिए उसके लिए, इन्फोर्समेंट के लिए। इसके भी 3 केस हैं, मगन भाई, विशाखा और अप्रैल। इसको कैसे करोगे, वैम कर लो। ठीक है, वैम लिख के याद रख लेंगे ना, विशाखा हो जाएगा, मगन भाई हो जाएगा। मगन भाई सबसे पुराना केस है, और विशाखा है, फिर अप्रैल है। मगन भाई में बोला था कि नो लेजिस्लेशन नीडेड, क्यों, अगर वो अफेक्ट ही नहीं कर रहा सिटीजन्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़ को, बिना बात के क्यों लाऊं मैं, जब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा इंडियंस में। ठीक है, विशाखा में बोला ही था सीडॉ को लाएंगे गाइड करने के लिए, डायरेक्टली विमेन को करेगा वो।
गाइड, अगर वो वही कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है म्यूनसिपल लॉ के। ऐसे ही अप्रैल में बोला है कि सीडॉ के प्रिंसिपल को रीइंफोर्स करता है कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्वालिटी डिग्निटी। तो कॉन्ट्ररी तो छोड़ो, ये तो बल्कि और सपोर्ट कर रहा है, बहुत हेल्प कर रहा है, तो उसे और आगे बढ़ा रहा है इसलिए। तो ये वाला याद करना है, ठीक है। ये 96 का होगा, ये 97 का है, ये 99 का है। अब हम आ जाते हैं इंडिया में प्रैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है। प्रैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी में आएंगे सबसे पहले तो कस्टम में आएंगे, फिर सॉफ्ट लॉ में आएंगे, फिर ट्रीटी में आएंगे, और फिर अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो क्या करेंगे। यही तो होते हैं सिनेरियो, क्योंकि सॉफ्ट लॉ इन दोनों के बीच में आ जाता है इसलिए बीच में रखा है। तो ये तो ऑटोमेटिकली है जब तक वो कॉन्ट्ररी ना हो। ग्रामोफोन, सॉफ्ट लॉ क्या है, इंटरप्रेट करने के लिए काम आएगा। राइट्स को एक्सपेंसिव, राइट्स एक्सपेंसिव है, ये अच्छा कीवर्ड है, राइट्स एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन है, जैसे शाखा में था। ट्रीटी ऑब्लिगेशन को नीड होती है इनेबलिंग लेजिस्लेशन की, ठीक है, 253 एक्सप्रेसली बोलता है। इसलिए हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे ट्रीटी का क्या करना चाहिए, वो यहाँ लिखा हुआ है इसलिए। WTO के एग्रीमेंट है, ठीक है, वो है हमारा ये IT एक्ट वगैरह ये सब। और कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जॉली जॉर्ज है ही, जॉली जॉर्ज वर्गीस ने बोला है कि कौन इन दोनों से प्रिवेल करेगा, ये करेगा। ये खाली इंटरप्रिटेशन के लिए, बट जीतेगा यही। मॉडर्न ट्रेंड में क्या है, जुडिशल एक्टिविज्म बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जुडिशरी के पास ही होती है इसको इंटरप्रेट करने की चीज़। अगर लेजिस्लेशन बना के आपने ट्रीटी को इनकॉर्पोरेट कर दिया है तो फिर ज़रूरत ही नहीं है फिर तो जुडिशरी। मगर मॉडर्न ट्रेंड में जुडिशरी इनडायरेक्टली और ज़्यादा प्रोग्रेसिवली उसको इंटरप्रेट करके इनकॉर्पोरेट कर रही है, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स के लिए। दूसरा क्या है, जुडिशल के बाद ह्यूमन राइट्स की ट्रीटी है, वो क्वासी डायरेक्ट इफेक्ट है उनका, सीधी सीधी बात है, जुडिशल रीजनिंग में सीधा उठ के आ जाती हैं। चाहे सीडो हो चाहे ICCPR हो, आप मेजॉरिटी ह्यूमन राइट्स ट्रीटी की दिखेंगी आपको। और अब फ़िलहाल जो मोमेंटम बन चुका है वो बन चुका है हमारा इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। रियो डिक्लेरेशन आई है हमारी, वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 96 का केस है ये, विशाखा से जस्ट 1 साल पहले। तो VCWF इसने किसको लिया है, इसने लिया है रियो को, याद रखना। फिर इंडिया की अप्रोच क्या है, वो इंडिया की अप्रोच रिफ्लेक्ट करती है कंसिडरेबल प्रोसीजर फ्लेक्सिबिलिटी, सबके लिए अलग अलग है, बैलेंस मेथड है हमारा, ठीक है। सेफ गार्ड्स भी हैं हमारे सोवरेंटी के, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, दोनों को बैलेंस करते हैं हम। तो हम हार्मोनाइजेशन प्रिंसिपल मैकनायर का ऊपर भी देखा था हमने कि इंडियन कोर्ट्स ट्राई करते हैं रीड करें डोमेस्टिक लॉ में, डोमेस्टिक लॉ को इस तरीके से रीड करें कि वो कन्फॉर्मिटी में रहे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के जहाँ भी पॉसिबल हो। तो हमने कौन से देखे थे, JP में कस्टम में तो हमने देखा था, JP में जाके उसने फ़ोन किया। और ट्रीटी में देखा था वैम, विशाखा, अपैरल और मगन भाई सबसे पहले थे 69 के, ये 67 का, ये 69 का, ठीक है। मगन भाई 69 के मेंशन किया हमने। कौन कौन सा आर्टिकल, हमने आर्टिकल 51 का C है, 73 है एग्जीक्यूटिव अप्लाई करेगा, नेस्ट का है कौन सा, पहले 246 लिख देते जिसकी एंट्री 14 है यूनियन लिस्ट की, फिर 253 नेस्ट वाला, और फिर 372 प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, ये सब है। इसके बाद हम करते हैं नॉर्म टाइप, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस केस लॉ इफेक्ट, ठीक है। नॉर्म पहला कैसे नॉर्म है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस कह रहा है, ओके, केस लॉ का इफेक्ट हो गया, ओके गुड। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन में आएगा क्रिटिकली एग्जामिन करने वेरियस थ्योरी, कौन सी रिलेशनशिप बिटवीन इन दोनों के बीच का, ठीक है। उसमें आएगा रिलेशनशिप क्या है इन दोनों के बीच का, कि ये डिबेट तो जूरिस्प्रूडेंस में बहुत टाइम से हो रहा है, दोनों रेगुलेट करते हैं ह्यूमन लॉ को, पता है ह्यूमन बिहेवियर को, बस ये इंटर स्टेट हो जाता है और ये विद इन दी स्टेट हो जाता है। और इनका डिफरेंस कहाँ आता है, सोर्सेज में, सब्जेक्ट्स में, स्कोप में, और एनफोर्समेंट, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज। ओपनहाइम का फिर से वहीं आ जाएगा कि आप इन दोनों को कॉमन होल की तरह लो, ठीक है, दो सिस्टम्स है लॉ के बट एक ही का पार्ट है। फिर मोनिस्ट में आ जाएगा सिंगल लीगल है, इसका कैल्सन है प्योर लॉ थ्योरी वाला देखा था हमने, ठीक है। केस लॉ कॉस्टा वहाँ का है, ये हमारे यहाँ का है। फिर क्रिटिसिज्म में क्या था, इसका क्रिटिसिज्म इसका यहाँ पे अच्छा दे रखा है कि सोवरेंटी को कंसर्न है, अगर आप इंटरनेशनल लॉ को ज़्यादा मानोगे तो स्टेट की सोवरेंटी तो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है ना, अंडरमाइन हो रही है ना पार्लियामेंट की सोवरेंटी, वो सब। तो इसलिए अनरियलिस्टिक है ये, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ की कभी भी एनफोर्समेंट म्यूनसिपल लॉ से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, ये सबसे अच्छा रीज़न है जो यहाँ नहीं दे रखा है, तो अनरियलिस्टिक है ये। दूसरी बात है, ये वाला फिर भी ठीक है, जैसे इंडिया भी मान सकते हो मोनिस्ट है, प्राइमेसी विद इंटरनेशनल लॉ, तो इसका प्रोपोनेंट है ट्राइपल, ठीक है, ट्राइपल है और अर्ली पॉजिटिविस्ट है। एनसीलॉटी किसका है, डुअलिस्ट का है। कैल्सन किसका है, मोनिज्म का है, ठीक है। मोनिज्म विद IL, ये है मोनिज्म विद PL ML, ये वाला ट्राइपल वाला, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या है, इसमें है कि ML डिटरमाइन करेगा वैलिडिटी एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ IL।
आई एल है एम एल है, हम दोनों मान रहे हैं, मगर डिटरमाइन करेगा उसका सब कुछ एम एल। इसका केस ऊपर देखा ही था, आर वर्सेस एस ओ एस वाला, ठीक है। इंडिया में कौन देखता है 253, इसी की वजह से हम बोल रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो इंटरनेशनल को हम कैसे करते हैं, तो एम एल में 253 वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसकी क्रिटिसिज्म भी अच्छी है कि भाई ये रिड्यूस कर देता है आई एल को सबऑर्डिनेट रोल में, क्योंकि एम एल को ऊपर रख दिया ना इसने, इसलिए। और ये अंडरमाइन कर रहा है वेरी आइडिया कि इंटरनेशनल लॉ यूनिवर्सली बाइंडिंग है। क्यों भाई नहीं है, क्योंकि ये तो एम एल की प्रोमिनेंस दिखा रहा है ना, इसलिए यूनिवर्सल भी नहीं रहा इसकी वजह से, और सबऑर्डिनेट और हो गया। तो दो चीज़ें हैं, दो क्रिटिसिज्म है। ऊपर वाले मॉडल का क्या था कि भाई वो सोवरेंटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। यहाँ पे ड्यूअलिस्ट आ गया। ड्यूअलिस्ट में कौन कौन आएंगे, ड्यूअलिस्ट में हमारे आ जाएंगे ये वाले ट्राइपल एंजिलोटी, यहाँ एंजिलोटी ज़्यादा लिखेंगे, ठीक है। इसने बोला सेपरेट है, इंडिपेंडेंट लीगल सिस्टम्स हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, सोर्स है सबकी। और इसका इफेक्ट क्या है, तो प्रोपोनेंट हो गए, पहले हमने मीनिंग बता दिया, इसका मीनिंग हो गया ये तो, ठीक है। फिर हमने प्रोपोनेंट बताया, अब हम इफेक्ट बताएंगे। इफेक्ट क्या है कि आई एल मस्ट बी ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली थ्योरी है, ठीक है, बिफोर इट इज़ अप्लाइड इन दी एम एल। केस लॉ कौन सा रहेगा इसमें, ड्यूअलिस्ट में। ड्यूअलिस्ट में केस लॉ हम अच्छा सा देखेंगे, हाँ ड्यूअलिस्ट है ना तो ग्रामाफोन वाला ही रखेंगे इसमें। इंडिया में ड्यूअलिस्ट, मॉडिफाइड ड्यूअलिस्ट है ना, ग्रामाफोन रहेगा। इसका क्या है कि भाई ये ड्यूअलिस्ट ना, ये क्रिटिसिज्म इसका ये है कि मॉडर्न रियलिटी को इग्नोर कर रहा है। क्या है कि भाई एमएल और ये दोनों ओवरलैप करते हैं, जहाँ बात आ जाए ह्यूमन राइट्स की, इन्वायरमेंट की, टेररिज्म की, क्योंकि सब ह्यूमंस को ही तो कर रहा है इम्पैक्ट, तो कन्वर्ज तो वहीं जाके होते हैं, इसलिए। और दूसरी बात स्लो कंप्लाइंस है, ठीक है, तो ये अर्ज करता है अर्जेंट आईएल ऑब्लिगेशन को, मानता ही नहीं क्योंकि ड्यूअलिस्ट है, तो इसलिए ये उसमें भी, हाँ ठीक है, ये तो यहीं आएगा। तो आईएल को बेसिकली ओवरलैपिंग और ऑब्लिगेशन स्लो, ये दोनों यहाँ आएगा। हार्मोनाइजेशन देख लो, हार्मोनाइजेशन में क्या है, वही मॉडर्न फंक्शनल है। ऊपर जो देखा था मैकनायर का आएगा कि लॉ को पूरी तरह देखो, हार्मोनाइजेशन यहाँ पे भी आएगा, अप्रैल एक्सपोर्ट ए के चोपड़ा सीडो वाला, और कौन सा है, और पीयूसीएल भी है, ठीक है। हार्मोनाइजेशन में ये दोनों ही है, ए के चोपड़ा भी है, पीयूसीएल भी है, ठीक है। ए के चोपड़ा है सीडो के लिए, पीयूसीएल आईसीसीपीआर के लिए। इसका क्रिटिसिज्म क्या है, इसका भी क्रिटिसिज्म देख लो कि हारमोनी एस्पिरेशनल है, कभी हारमोनी परफेक्ट हो ही नहीं सकती। कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा रहेगा ही ना भाई, चाहे ट्रेड के सैंक्शंस हो चाहे डोमेस्टिक हो, इन दोनों में हमेशा रहेगा। एमएल में और आईएल में क्यों चैलेंज रहता है, क्योंकि एक है आइडियल, मतलब इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, एक है भाई मेरी सोवरेंटी, मेरी इंटरेस्ट, मेरी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, इसलिए, ठीक है। तो डोमेस्टिक वेलफेयर पॉलिसी और ट्रेड के सैंक्शंस या डब्ल्यूटीओ वाला एओए, तो वो तो रहता ही है ना। जैसे एमजी नरेगा में हम पैसा दे रहे हैं, मगर वो वहाँ कहता है एओए में, एग्रीकल्चर वाले में, कि नहीं गलत है आपका, तो वो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। कंपेयर में क्या करोगे, इंटीग्रेशन देख लो आप, तो मोनिज्म वाला आईएल सुप्रीमेसी ऑटोमेटिक का बोलता है कि ऑटोमेटिक है, यहाँ पे कंडीशनल बोलेगा, और यहाँ तो एकदम ही अलग कर देगा कि भाई रिक्वायर ट्रांसफॉर्मेशन, वरना होगा ही नहीं। यहाँ पे सब फ्लेक्सिबल रहेगा, यहाँ सब बैलेंस रहेगा, यहाँ सब मॉडरेट रहेगा, यहाँ ग्रोइंग रहेगा स्कोप, मॉडर्न रेलिवेंस, ठीक है। दूसरा देखें तो इंटीग्रेशन तुरंत घुसेगा, कैसे घुसेगा, दूसरा सोवरेंटी पे इम्पैक्ट किसका, इसका तो हाई होगा ही क्योंकि इंटरनेशनल लॉ को ऊपर बोल दिया है, इसका कम है क्योंकि सोवरेंटी पे इम्पैक्ट ही नहीं है, एमएल को हम बोल रहे हैं, यहाँ मॉडरेट है, यहाँ हम दोनों को देख रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का आपको याद रखना है, किसका मॉडरेट है किसका लो है। उसके बाद आप याद रखो स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कि भाई जो आईएल को लेगा वो तो तुरंत कर देगा, जो एमएल को लेगा वो स्लो होगा, और जो ड्यूअलिस्ट है वो भी स्लो होगा, बट हार्मोनाइजेशन में मॉडरेट होगा, हम तुरंत उसको देख के इंटरप्रेट करके अपने में इंटीग्रेट कर देंगे, इसलिए। तो इंटीग्रेशन और स्पीड दोनों आप साथ में समझ सकते हो वैसे। सोवरेंटी को देख लो, ठीक है। और फिर है ये मॉडर्न रेलेवेंस। मॉडर्न रेलेवेंस किसकी ज़्यादा रहेगी, ऑटोमेटिक वाले की, ईयू के अलावा कोई नहीं मानता आजकल, बस ईयू में क्योंकि बहुत अच्छी है ना उनकी भाईचारा, इसलिए। एमएल की सुप्रीमेसी तो मान ही रहे हैं, ये डिक्लाइन हो रहा है ड्यूअल, क्यों, क्योंकि अब ओवरलैपिंग ज़्यादा है इसीलिए, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये हमारा डिक्लाइन हो रहा है, ड्यूलिस्ट वाला डिक्लाइन है, ड्यूलिस्ट डिक्लाइन है, ठीक है। इंडिया की पोजीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली ड्यूअलिस्ट है हम, क्यों, क्योंकि ये आर्टिकल अगर नहीं होता तो हम पता नहीं क्या बोलते, बट इसकी वजह से हम क्रिटिकली बोल सकते हैं वाटर टाइट कंपार्टमेंट में कि हमारा ड्यूलिस्ट है, मगर अब मोनिस्ट हैं हम कस्टमरी के लिए, ठीक है, इसीलिए मॉडिफाइड है। तो ट्रीटी के लिए ड्यूअलिस्ट है, प्योर ड्यूअलिस्ट, कस्टमरी के लिए मोनिस्ट है। और हम हार्मोनाइजेशन देखते हैं, जैसे विशाखा में है और ए चोपड़ा में है और इवन पीयूसीएल में है, जहाँ जहाँ हमने इंटरनेशनल लॉ को यूज़ किया है वहाँ हम हार्मोनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ग्रामोफोन की तरह नहीं है कि ड्यूअलिस्ट बोले, इसलिए। और वाइल क्लासिकल थ्योरी जो है मोनिज्म ड्यूअलिज्म, ये क्लैरिटी तो है कॉन्सेप्चुअल,
मगर मॉडर्न प्रैक्टिस हार्मोनाइजेशन को फेवर करती है। इसमें मैकनायर ब्रो आ जाएंगे। मैकनायर ब्रो ने क्या बोला, टू सिस्टम्स आर नॉट एनिमीज बट पार्टनर्स, ठीक है, इक्वल पार्टनर्स, जैसे सर बोलते हैं हम क्या था वैसे ही पार्टनर्स हैं। किसमें, जस्टिस सिक्योर करने में, विद इन एंड बिटवीन दी स्टेट्स। तो याद रखना है आपको, विद इन भी हैं और बिटवीन भी हैं, किसके, स्टेट्स के, इसलिए नेशनल और इंटरनेशनल दोनों आएगा। आर्टिकल बता दिए, केल्सन किसका था, मोनिज्म विद आईएल। ट्राइपल किसका था, मोनिज्म विद एमएल। एंजेलोटी ड्यूलिस्ट, मैकनायर हार्मोनाइजेशन। ठीक है, सबके हो गए, केसेस हो गए, ओके गुड। तो आपने पहले थ्योरी समझा दी, फिर स्कॉलर्स के नाम दे दिए, प्रिंसिपल्स भी दे दिए, केसेस भी दे दिए, क्रिटिसिज्म भी सबकी दे दी और इंडियन पोजीशन भी दे दी। तो आपको 100% मार्क मिलने चाहिए, ये बात है। गुड, अब अगली कर दें क्या, कर देते हैं।